इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज का आपका टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें वॉइड एग्रीमेंट। सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि वॉइड एग्रीमेंट होता क्या है, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट को इसी एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में डिफाइन करा गया है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है, हम उसे ही वॉइड कहते हैं। मैं इससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर मैंने सेक्शन 23 और सेक्शन 24 की क्लास भी बता चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे आज के पोर्शन में सेक्शन 26 और 27 की, जिसमें सबसे पहले सेक्शन 26 आता है, जो कि एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के बारे में बताता है। सेक्शन 26 यह बताता है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि पार्टीज़ को मैरिज करने से रोक रहा है, कोई भी एग्रीमेंट जिसमें पार्टी को मैरिज शादी करने से रोका जाता है, वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। इसके लिए हम इसे केस के माध्यम से और समझते हैं। इसमें लॉई वर्सेस पियर्स का केस है। इस केस में फैक्ट समझ लीजिए क्या थे। इसमें एक आदमी था और वो प्रॉमिस करता है एक लेडी से कि वह उस महिला के अलावा किसी भी अन्य से मैरिज नहीं करेगा। वो प्रॉमिस करता है कि यदि उसने ऐसा किया तो वह उस महिला को एक सर्टेन अमाउंट पे करेगा। यहाँ पर इस प्रकार का एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। हमने अभी आपको सेक्शन 26 के तहत एक बात बताई थी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि पार्टीज़ को मैरिज करने से रेस्ट्रेंट कर रहा है, वो वॉइड माना जाता है। लेकिन ये वाली बात माइनर के ऊपर यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं मानी जाती है। इसी के तहत यहाँ पर आपका सेक्शन 26 कंप्लीट हो जाता है। अभी हम यहाँ पर सेक्शन 27 देखेंगे। सेक्शन 27 की जो लैंग्वेज है वो बहुत क्लियर है। इसमें एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। पहले एक बार आप इसकी लैंग्वेज को देखिए। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रेस्ट्रेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन। बहुत सिंपल इसकी लैंग्वेज है कि अगर पार्टीज़ के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है जिसमें वो एक पार्टी को कोई भी लॉफुल प्रोफेशन या लॉफुल ट्रेड या बिजनेस करने से रोकती हैं मतलब रेस्ट्रेंट करती हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करा गया है रेस्ट्रेंट करना मतलब रोकना, यह अगर वो उसको टोटल या फिर पार्शली कैसे भी रोक रही हैं किसी प्रकार का बिजनेस करने से जो कि अपने आप में एक लॉफुल बिजनेस है, तो इस प्रकार का एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करा गया है अभी टोटल रेस्ट्रेंट, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? टोटल रेस्ट्रेंट का मतलब यहाँ पर यह होगा कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को यह कहती है कि पूरे देश में आप पूरी कंट्री में कभी ऐसा व्यापार नहीं करेंगे या फिर फॉर लाइफ टाइम के लिए नहीं करेंगी, तो इस प्रकार का रेस्ट्रेंट करना टोटल रेस्ट्रेंट माना जाएगा। वहीं पर पार्शियल रेस्ट्रेंट का क्या मतलब होगा? सपोज करो ए और बी दो पार्टी हैं जिसमें ए बी से कहता है कि वो बी एक सर्टेन एरिया में कोई भी ट्रेड नहीं करेगा या फिर एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए नहीं करेगा, तो इस प्रकार का जो रेस्ट्रेंट होगा वो पार्शियल रेस्ट्रेंट माना जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक केस के माध्यम से और क्लियर करती हूँ इसे। खेमचंद मानिकचंद वर्सेस दयाल दास का केस है। इसमें समझिए बहुत सिंपल है। सपोज को दो पार्टी हैं आपस में तय करती हैं कि अगर जो मिल है उस मिल को साल भर में 3 महीने के लिए बंद रख दिया जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा जो एग्रीमेंट है कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है आपको कि वो उसको रोक लगा रहा है उसके व्यापार करने से, चाहे साल भर में 3 महीने के लिए वो उसे रोक लगा रहा है। इस प्रकार का जो रेस्ट्रेंट है वो पार्शियल रेस्ट्रेंट है। उसके पार्शियल रेस्ट्रेंट होने के बाद भी यह एग्रीमेंट वॉइड ही माना जाएगा। यहाँ पर आप इसमें एक केस और देख लीजिए, मधुप चंद वर्सेस राजकुमार दास का केस है। उस केस में यह था कि यहाँ पर प्लेंटिव और डिफेंडेंट दो पार्टीज हैं। यहाँ पर वो आपस में जो डिफेंडेंट है वो डिफेंडेंट और प्लेंटिव जो है वो सेम बिजनेस कर रहे थे, सेम लोकलिटी में। यहाँ पर डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिव से यह कहता है कि अगर प्लेंटिव अपना बिजनेस इस लोकलिटी में बंद कर देता है तो डिफेंडेंट उसको एक सर्टेन अमाउंट देगा। प्लेंटिव ने डिफेंडेंट की बात मान ली और अपने बिजनेस को बंद कर दिया। जब प्लेंटिव ने डिफेंडेंट से उस सर्टेन अमाउंट को मांगा तो डिफेंडेंट ने साफ मना कर दिया देने से। प्लेंटिव ने यहाँ पर एक सूट फाइल किया अगेंस्ट डिफेंडेंट। अब यहाँ पर कोर्ट ने साफ डिसाइड किया कि जो डिफेंडेंट और प्लेंटिव में जो एग्रीमेंट हुआ था वो वॉइड है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेक्शन 27 क्लियर करता है कि कोई भी आप अगर ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिसमें आप किसी भी पार्टी को लॉफुल रेस्ट्रेंट करने से रोक रहे हैं
तो वो ऑफकोर्सली वॉइड ही माना जाता है। और वही वाली बात इस केस में मधुप चंदर वर्सेस राजकुमार दास में भी कही गई है। अब हम इसके सेक्शन 27 के एक्सेप्शन की बात करेंगे। एक्सेप्शन वर्ड आ रहा है तो बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ सेक्शन 27 यह कह रहा था अभी हमसे कि अगर कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है जिस एग्रीमेंट के तहत आप किसी पार्टी को लॉफुल बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन करने से रोकते हैं तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। लेकिन वहीं अब इसके एक्सेप्शन है। इसका मतलब हम उन कंडीशन के बारे में जानेंगे अब इसमें जिनमें अगर रोक लगाई भी जाती है, जिनमें अगर पार्टी को रेस्ट्रेंट किया भी जा रहा है कोई लॉफुल बिजनेस करने से, ट्रेड या प्रोफेशन करने से, तो भी वो एग्रीमेंट वैलिड ही होगा। पर ऐसा कब होगा ये अब हम उसके एक्सेप्शन जानेंगे। सबसे पहला एक्सेप्शन आता है सेल ऑफ गुडविल का। अब बहुत सिंपल लैंग्वेज देखिए आप इसकी, वन हु शेल द गुडविल ऑफ बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति अपनी गुडविल ऑफ बिजनेस को बेच रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गुडविल ऑफ बिजनेस को बेच रहा है तो यहाँ पर वो बायर के साथ में यह एग्री कर सकता है, वो बायर के साथ में ये एग्रीमेंट कर सकता है वो कि वो इसी जो बिजनेस ऑफ गुडविल को जिस गुडविल ऑफ बिजनेस को बेचा गया है वो उसके सिमिलर बिजनेस उस स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के तहत लेकर नहीं आएगा। वो एक तरह से खुद ही रेस्ट्रेंट कर रहा है कि वो सिमिलर बिजनेस उस स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में लेकर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा एग्रीमेंट वैलिड कब माना जाएगा, जब वहाँ पर वो गुडविल ऑफ बिजनेस को बेच रहा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे वो रीजनेबल होने बहुत ज़रूरी है। तभी यहाँ पर अगर आप किसी पार्टी को रोक रहे हैं, रेस्ट्रेंट कर रहे हैं बिजनेस करने से, कौन सी पार्टी को आप रोक रहे हैं? जिसने अपनी गुडविल ऑफ बिजनेस बेची है उसको आप रोक रहे हैं। क्या करने से रोक रहे हैं? कि वो एक सिमिलर बिजनेस उस स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में लेकर नहीं आएगा। तो इस प्रकार का एग्रीमेंट यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। सेल ऑफ गुडविल के एक्सेप्शन के अलावा भी और भी इसमें एक्सेप्शन पता चलते हैं। जैसे कि एक एक्सेप्शन दे रखा है इसमें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत भी एक एक्सेप्शन है इसमें। अब हम सबसे पहले देखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 जो है वो इस बारे में बताता है। हम सभी जानते हैं पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप के बारे में बताता है। और यह भी सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो केवल फर्म का ही बिजनेस करते हैं, इसके अलावा वो कोई और बिजनेस नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो वो भी अपने आप में वैलिड ही माना जाएगा। ये रेस्ट्रिक्शन उस एग्रीमेंट को वॉइड नहीं कर देगा। इसके अलावा आप पार्टनरशिप एक्ट में ही सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 देखिएगा। सेक्शन 36 सबसेक्शन 2, इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर है वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ में वो ये एग्रीमेंट कर सकता है कि जब वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को जा रहा है पार्टनरशिप फर्म से तो वो आउटगोइंग पार्टनर कहला रहा है, तो वो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ में ये एग्रीमेंट कर सकता है कि वह फर्म का जो बिजनेस है उसका सिमिलर बिजनेस भी स्पेसिफाइड पीरियड में या स्पेसिफिक लोकल लिमिट्स के तहत लेकर नहीं आएगा। लेकिन बात अब भी आपको वही याद रखनी होगी कि ऐसा एग्रीमेंट वैलिड तभी माना जाएगा जब यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो रीजनेबल होने चाहिए। तभी इस प्रकार का जो रेस्ट्रिक्शन है वो उस एग्रीमेंट को वैलिड कर सकता है। सेक्शन 27 का एक नया एक्सेप्शन आता है यहाँ पर, जो क्या है, रेस्ट्रेंट बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। बहुत सिंपल समझिएगा इसे। हम ये तो जानते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई है और वो एम्प्लॉई एग्री करता है कि वो एक सर्टेन ड्यूरेशन तक एक पार्टिकुलर एम्प्लॉयर के यहाँ पर ही अपनी सर्विस देगा। फिर से बता दूं, अगर कोई एम्प्लॉय यह एग्रीमेंट करता है कि वो अपनी सर्विस एक सर्टेन ड्यूरेशन तक एक पार्टिकुलर एम्प्लॉयर को ही देगा तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। और सिंपल, आप इसमें चार्ल्स वर्थ का एक केस हुआ था वो और समझ लीजिए। इसमें केस में यह था कि जो प्लेंटिफ था वो फिजिशियन और सर्जन था। उसने डिफेंडेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया था। डिफेंडेंट ने उससे यह कहा था कि वो इस प्लेंटिफ के यहाँ पर ही एज अ असिस्टेंट 3 सालों तक काम करेगा और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो डिफेंडेंट है उसने 1 साल काम किया और 1 साल काम करने के बाद ही उस नौकरी को उसने छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। यहाँ पर प्लेंटिव ने इस डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया।
डिसाइड क्या हुआ, बहुत सिंपल शब्दों में समझ लीजिए। डिसाइड ये हुआ, प्लेंटिफ वॉज एंटाइटल्ड टू द रेस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट। बहुत सिंपल डिसाइड हुआ, प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन दिया कि प्लेंटिफ जो है यहाँ पर डिफेंडेंट को उसकी प्रैक्टिस करने से रोक सकता है, लेकिन कब तक, जो कि पीरियड ऑफ एग्रीमेंट है, क्योंकि वहाँ पर हम अभी पढ़ चुके थे रेस्ट्रेंट बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कि इस प्रकार का अगर कोई रेस्ट्रेंट लगाया जा रहा है तो वो भी यहाँ पर वैलिड ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय ने एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय को यह एग्रीमेंट किया है कि वो एक सर्टेन ड्यूरेशन तक उसके यहाँ पर सर्विस करेगा। तो ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं, इस प्रकार के एग्रीमेंट आपको रेस्ट्रेंट तो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये एक्सेप्शन होंगे और वैलिड ही माने जाएंगे। ट्रेड कॉम्बिनेशंस, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडर्स या फिर मैन्युफैक्चरर्स ये एग्रीमेंट करते हैं कि वो अपने गुड्स को एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर लेते हैं और वो तय करते हैं कि वो अपने गुड्स को इस मिनिमम प्राइस पर ही, जो उन्होंने फिक्स करा है, इस पर ही सेल करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो ऐसा एग्रीमेंट जो हो रहा है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है और ना ही वो एग्रीमेंट ट्रेड को रेस्ट्रेंट कर रहा है। तो ऐसे एग्रीमेंट भी वैलिड ही माने जाते हैं। सेक्शन 27 का एक और एक्सेप्शन होता है सोलस एग्रीमेंट, जिसमें यह होता है, सिंपल समझिएगा इसे, कई बार ऐसा होता है कि सर्टेन प्रोडक्ट्स के जो सेलर या मैन्युफैक्चर होते हैं वो आपस में एग्री करते हैं कि वो अपने होल प्रोडक्ट को किसी एक बायर को ही सप्लाई करेंगे, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि एक बायर यह एग्री करता है कि वो अपना सारा प्रोडक्ट किसी एक पार्टिकुलर सेलर या मैन्युफैक्चर से ही खरीदेगा। तो ऐसा एग्रीमेंट भी यहाँ पर सोलस एग्रीमेंट या फिर एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट कहलाता है, जो कि अपने आप में वैलिड माना जाता है। अब आपका यहाँ पर सेक्शन 27 विथ एक्सेप्शन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने यह जान लिया कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके माध्यम से किसी पार्टी को लॉफुल प्रोफेशन या फिर ट्रेड या लॉफुल बिजनेस करने से रोका जाता है, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हमने जाने, जिनके तहत अगर रेस्ट्रेंट लगाया भी जा रहा है, अगर रोक लगाई भी जा रही है, तो उसके बावजूद भी वो एग्रीमेंट वैलिड माने जाते हैं। यहाँ पर आज आपका सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27 कंप्लीट हो जाते हैं।